Hello and welcome everyone. So by now we have discussed and understood about the force method, and today we are going to do at least three numericals based on the force method. And as we have discussed that force method is basically used in selected problems where it is specifically asked to use force method or to locate the position of pressure line or to determine the thrust line in the beam, and it also is used based on the intuition or after getting some more experience after doing some numericals. So let's begin in the first numericals based on the force method. The first numerical in it is asked that a PSC beam with rectangular section, बहुत ही आसान है, 120 mm wide and 300 mm depth, supports a uniformly distributed load W is equal to 4 kilonewton per meter, which includes both the self weight as well as the external load also. So effective span length here L is equal to 6 meter given, and the beam is concentrically pre-stressed. That means E is equal to 0 here by a cable carrying a force of 180 kilonewton. So P is equal to 180 kilonewton. We have written all the data that is given in the question. Okay, and let us calculate the area of the beam. Area क्या होगी, 120 into 300 कर लें, and ZT is equal to ZB. Why? Because it's a rectangular cross section, so it's a symmetrical section. तो ZT तो बराबर होगा ही ZB के. अब वो क्या होगा, BD स्क्वायर बाई 6. तो ये भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. अब हमें क्या क्या मोमेंट, किन किन के कारण मोमेंट आने वाले हैं. मोमेंट आएगा, एक तो होगा कहाँ पे हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट द पोजीशन ऑफ प्रेशर लाइन इन द बीम. ठीक है, तो लेट्स डू एट द मिड स्पैन ओनली. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट एट द मिड स्पैन. एंड मिड स्पैन पे क्या होती है वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, m is equal to WL square by 8. ओके, सो 1 by 8 is equal to 0.125 इंटू W क्या है 4, L क्या है 6 मीटर. तो ये निकल सकता है आपका. अभी ये तो हो गई स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड. अब प्री स्ट्रेस के कारण क्या होगा, प्री स्ट्रेस के कारण होगा दो चीज़ें, एक तो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होगा बेंडिंग स्ट्रेस. ये होगा प्री स्ट्रेस के कारण. ठीक है, एंड डायरेक्ट स्ट्रेस P बाई A हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेस होगा M बाई Z, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये M बाई Z इस केस में क्या होगा, इस केस में बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे M बाई Z इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्री स्ट्रेस के कारण मोमेंट एज सच आएगा नहीं. ये PE बाई Z तो जीरो है ना इसमें. ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो है नहीं. तो अभी क्या हो रहा है, प्री स्ट्रेस के कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, बस ये वाली वैल्यू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर डायरेक्ट स्ट्रेस. ठीक है, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग क्या है, कॉन्सेंट्रिक है. अभी हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस ये जो है ना, ये सॉरी ये इसके कारण नहीं होगा, प्री स्ट्रेस के कारण बस डायरेक्ट स्ट्रेस होगा. तो अभी जो है बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो अब हम रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर टॉप पे करें, टॉप पे, तो टॉप पे क्या होगा, देखिए टॉप एंड बॉटम दोनों पे किया गया है. तो टॉप पे भी और बॉटम पे भी दोनों जगह पे डायरेक्ट स्ट्रेस तो बराबर ही रहेगा. ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, कंप्रेशन रहेगा. ठीक है, इसीलिए दोनों जगह पे ये प्लस साइन से है. बट क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो कि M बाई Z हमने कैलकुलेट किया है, ये M बाई Z ना ड्यू टू एक्सटर्नल लोड है. एक्सटर्नल लोड के कारण क्या होता है, M बाई Z का नेचर ऐसा होता है, नीचे तो वो टेंसाइल होता है, नेगेटिव में होता है, ऊपर जाके वो प्लस में होता है. इसीलिए टॉप में ना +10 हम लगा देते हैं और यहाँ पे नीचे में -10. ठीक है, अब जब आप टॉप और बॉटम पे कैलकुलेट करेंगे तो टॉप पे 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, और बॉटम पे क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एंड दिस इज शोन हियर इन दिस डायग्राम बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो लेट्स कैलकुलेट द शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन हियर. अभी हम शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस केस में मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स ये है. ठीक है, ये हमारा T हमारा फोर्स है. अब देखिए T क्या होगा,
T will be equal to what? C, and it will be equal to what? P, and P is equal to, इस केस में कितना है P? 180 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में लिख दें, ठीक है। तभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। एंड मोमेंट क्या होंगे? ड्यू टू प्री स्ट्रेस के कारण, प्री स्ट्रेस के कारण होगा P बाई ए प्लस पी ई बाई जेड इज इक्वल टू 15, एंड P इज दिस, एरिया इज दिस, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. E will be coming out as 100 millimeter, because here Z value is also used like this, and E is this 100 mm. So अभी हम देख सकते हैं हमारा टेंडन क्या है, टेंडन की लाइन ये है, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, और फिर ये प्रेशर लाइन है, ये जो लाइन हमें दिख रही है, और ये प्रेशर लाइन सेंटर पे कितनी दूरी पे है टेंडन से? 100 mm पे है, ठीक है। और टेंडन कॉन्सेंट्रिक है, तो इस केस में सेंट्रिसिटी भी उतनी ही होगी टेंडन से जितनी दूरी है, क्योंकि टेंडन न्यूट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें 100 mm ही रहने देते हैं। E इज इक्वल टू E डैश लास्ट सिचुएशन में। Let's take another problem, and in this case again there is a rectangular beam of same dimension 120 mm wide and 300 mm depth, and here again L is 6 meter, and it is uniformly distributed loaded by W is equal to 4 kilonewton per meter, and this includes self weight also, and pre-stressing force is equal to 180 kilonewton, and eccentricity is 50 mm here. Now we are asked to determine the location of the thrust line in the beam and plot its position at quarter and central span section, ठीक है। तो इसमें eccentricity भी दी हुई है, अभी फिर से हम देख लेते हैं, एरिया वही होगा, जेड वही होगा। अब स्ट्रेसेस कर लेते हैं सबसे पहले हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण। देखिए इसमें एसेंट्रिसिटी है, तो इसके कारण अब दो कंपोनेंट आएंगे हमारे प्री स्ट्रेसिंग के कारण, एक तो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होगा बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव होता है, P बाई ए के बराबर होता है, तो हमने कर लिया, वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में था। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस करें तो P E बाई जेड होता है, सारी वैल्यू दी हुई है, P E बाई जेड, ये भी हमने कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्यू एट दी सेंटर ऑफ द स्पैन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड UDL 4 किलो न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल टू 1 WL स्क्वायर बाई 8, और ये भी हमने कर लिया। अब इस बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या स्ट्रेसेस आएगी, तो वो होगा M बाई जेड, तो M बाई जेड को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम टॉप और बॉटम पे रिजल्टेंट स्ट्रेसेस अब हम करें, तो अभी हम बस सेंट्रल स्पैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉप पे क्या होगा? टॉप पे होगा 5 आया कंप्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण, 10 आया एक्सटर्नल लोड के कारण, पर जो प्री स्ट्रेसिंग होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट करती है टॉप पे, इसीलिए यहाँ -5 आ रहा है। तो टॉप पे अभी आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर अभी कंप्रेशन है। बॉटम पे क्या होगा? बॉटम पे ये 5 कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस का, +5 आएगा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस, -10 किसके कारण आया? ये है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, तो वो तो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो इफेक्टिवली 0 आ जाती है, समझ गए। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो है डायग्राम सेंट्रल स्पैन पे कुछ ऐसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर है, और इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर टॉप पे, और 0 है यहाँ पे बॉटम पे। तो अभी आप खुद ही बताइए कि इसका जो होगा प्रेशर लाइन यहाँ से पास करेगा, ठीक है, और ये 300 mm डेप्थ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी? 100 mm, ओके, कह सकते हैं। यानी कि मिड, अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है कहीं पे, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये दूरी होगी कितनी? 50 mm, ओके, ये 50 mm है क्योंकि 300 mm डेप्थ है। अब हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन कहाँ से जा रहा था? ये अपने ही एक्सिस यहाँ से जा रहा था 50 mm। अब बताइए आप कितना दूर है, कितना दूर है ये थर्स्ट लाइन टेंशन लाइन से? थर्स्ट लाइन कितनी दूरी पे है? 50 + 50 = 100 mm, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 mm दूरी पे है। कौन सी लाइन? प्रेशर लाइन। कहाँ से? केबल की लाइन से,
ठीक है। केबल लाइन हमारी स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 mm, ठीक है। और ये प्रेशर लाइन सेंटर पे 100 mm की दूरी पे है, 6 mm स्पैन लेंथ है। नाउ लेट अस कम टू द क्वार्टर स्पैन, ठीक है। और वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 mm ये भी कैलकुलेट किया गया है इस तरीके से भी। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट क्वार्टर स्पैन, लेट्स कैलकुलेट इट। बेंडिंग मोमेंट एट क्वार्टर स्पैन क्या होता है यूडीएल में? यूडीएल में आप कर सकते हैं इक्वेशन से भी 3/32 QL², WL², 3WL²/32। तो W यहाँ पे 4 है, हमने रख दिया, ये 3/32 है। और हम अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। अगर इसकी भी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इसके कारण 13.5 जो आए, इसके कारण अगर ये तो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस कितना m/z, तो m/z करने के बाद अब हमें आ गया बेंडिंग स्ट्रेस 7.5 न्यूटन पर mm। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे और बॉटम पे क्या होती है? रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, क्योंकि रिजल्टेंट स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो टॉप पे अब जोड़ लेते हैं, प्री स्ट्रेस के कारण दो कंपोनेंट आएगा, 5 और -5, ठीक है। और इसके कारण एक्सटर्नल लोड के कारण +7.5, क्योंकि वो तो कंप्रेशन करता है टॉप पे, तो ये वैल्यू आ गई। बॉटम पे क्या होती है? बॉटम पे होगा +5 आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस का, +5 आएगा क्योंकि केबल लगा हमने, टेंडन का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करता है, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन क्या करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो +5 अगेन। और एक्सटर्नल लोड के कारण जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो -7.5। तो इस तरीके से हमने बॉटम पे भी स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिया है। और अगर इस ट्रेपीजियम का अगर आप सेंट्रॉइड निकालेंगे तो वो मिड स्पैन से निकालिए या केबल से, तो वो 75 mm आएगा, पक्का आएगा। और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75 mm ये कैसे आएगा। हमें पता है कि मोमेंट कितना है, 13.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm। और हमें पता भी है ये भी कि फोर्स कितना है, फोर्स m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू CA इक्वल टू TA इज इक्वल टू PA। अब A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो A की वैल्यू हो जाएगी PA, A की वैल्यू हो जाएगी मोमेंट बाई P, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है? 180, 18 इंटू 10⁴ कर दिया हमने। तो उसके बाद फिर P की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 180 किलो न्यूटन है, तो उसको 10⁻³ कर देते हैं। A की वैल्यू 75 mm ईजिली आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आप देख रहे होंगे यूडीएल में क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराबोलिक आ रहा है ना, पैराबोलिक ये है प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो ये दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड द लोड कैरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में प्रेशर लाइन, थर्स्ट लाइन ड्रॉ करके हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वैसा ही है, इसमें भी रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम है, 250 mm वाइड, 300 mm डीप, एंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 540 किलो न्यूटन, कॉन्स्टेंट इसेंट्रिसिटी ऑफ 60 mm। अगेन कॉन्स्टेंट है इसेंट्रिसिटी, यानी स्ट्रेट प्रोफाइल है। एंड बीम इज सपोर्टिंग अ कंसनट्रेटेड लोड, यहाँ पे कंसनट्रेटेड लोड कितना है? 68 किलो न्यूटन एट द सेंटर ऑफ अ स्पैन लेंथ ऑफ 3 मीटर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द प्रेशर लाइन एट सेंटर, क्वार्टर स्पैन एंड सपोर्ट स्पैन, एंड वी कैन नेग्लेक्ट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, सेल्फ वेट दिया हुआ नहीं है, एज सच नेग्लेक्ट करने को बोला गया है, एक्सटर्नल लोड भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो बस हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू P दी हुई है, E भी दी हुई है, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, Z कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर बहुत ही आसान है, हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाएं कि सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लोड है, वो एक्सटर्नल लोड क्या है? 68 किलो न्यूटन है। और ये जो है ना कंसनट्रेटेड लोड है, कंसनट्रेटेड लोड है। तो इसके कारण क्या होता है आपको पता ही होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है, जिसकी यहाँ की वैल्यू होती है PL/4 सेंटर पे, और क्वार्टर पे क्या होती है? PL/8। बहुत ही आसान है, ठीक है। PL/4, तो सेंटर पे क्या होगी मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड? 0.25 मतलब 1/4 इंटू P इंटू L। P क्या है? 68 किलो न्यूटन, L क्या है? 3 मीटर। तो ये आ गई,
वैसे ही क्वार्टर स्पैन पे भी आप निकाल सकते हैं 1/8 इंटू पी इंटू एल, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रेसेस के लिए हम करेंगे, अब लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण स्ट्रेसेस दो होंगे, क्योंकि सेंट्रिसिटी भी है P/A डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस P/Z, दोनों कर लिया हमने। स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कर लेते हैं। सेंटर पे क्या होगा, सेंटर स्पैन पे MQ/Z आ गया, ठीक है। सेंटर पे भी हमने निकाल लिया, क्वार्टर स्पैन पे भी निकाल लिया MQ/Z करके, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें प्रेशर लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने टॉप पे दोनों पे, एक तो हमें ड्रॉ करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, दो डायग्राम हमें बनाने हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सेंटर वाला भी और क्वार्टर स्पैन वाला भी। उसके लिए हमें ये सभी वैल्यूज़ पता होने चाहिए। ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे, ये वैल्यूज़ आपको आएंगे कैसे, अब आपके पास ये स्ट्रेसेस जोड़ने पड़ेंगे। लेट्स डू एट सेंटर स्पैन। सेंटर स्पैन की अगर बात करें, सेंटर स्पैन CS, यहाँ पे टॉप पे क्या होगा, सिग्मा टॉप, सिग्मा टॉप पे क्या होगा, ये हो गया 7.2 आपका, प्री स्ट्रेसिंग के कारण कंप्रेसिव आएगा, और इसके कारण -8.6 आएगा, ये वाला माइनस टेंसाइल होता है, अब उल्टा होता है ना टॉप पे प्री स्ट्रेसिंग के कारण। और लोडिंग के कारण क्या होता है, लोडिंग के कारण तो कंप्रेसिव ही होता है टॉप पे। इसको जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा ये लगभग टॉप पे कितना 13 7 20 और 20 -8 तो हो जाएगा ये 12.2, ठीक है। ये होगा न्यूटन पर mm²। सिमिलरली यू कैन डू सिग्मा बॉटम, एंड बॉटम पे आ जाएगा ये तो 7.2 ही रहेगी, ये वाला 8.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 15.8 -13.2 तो 2.2 न्यूटन पर mm²। वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड वी हैव पुट बोथ ऑफ दिस वैल्यू, सिग्मा टॉप यहाँ पे लिखा, सिग्मा बॉटम को यहाँ पे लिखा। बहुत ही आसान है, ये ट्रेपेजियल डायग्राम है, और हमें क्या करना है, पी की वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू हमें पता है, ये कितना होती है कंप्रेसिव, वही टेंडन के फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। और ये y1 निकालना है बस, y1 क्या होगा, तो y1 हमें बस इसका वो निकालना है, इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रॉइड, बेसिकली सेंट्रॉइड क्या होगा इस केस में, कर लेते हैं। लेट्स डू, ये हो गया, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लीन द डायग्राम हेयर, and in this case we have divided this trapezium into two area here. One is the rectangular area, other is the triangular area. rectangular area का area क्या है यहाँ पे 300 into 2.2 into 150, 150 कहाँ से, टॉप से, ऊपर से हम कर रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल के लिए है। अब ये ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए क्या एरिया है, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि ये 2.2 12.2 से माइनस होकर के 10 हो गया, और 300 तो होगा ही। अब इसकी दूरी कितनी होगी ट्रायंगल में 100 mm, तो वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 2.2 इंटू 300, तो ये आ गया यहाँ पे, और ये जो आपने किया है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आ गया, इससे 115 mm आपको मिल गया y1। वैसे ही आपको करना है क्वार्टर स्पैन में भी, क्वार्टर स्पैन पे भी थोड़ा सा इस तरीके से करना है, और आपका 162 mm आ जाएगा। y1 और y2 आ गया है आपको, कहाँ से आए y1 y2, टॉप से मिला है, ठीक है। तो अब आपको बताना है, ये रहा प्रेशर लाइन डायग्राम, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर, कंसंट्रेटेड लोड में कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर। और आप जानते हैं टॉप से कितनी दूरी है इस पॉइंट की मिड स्पैन पे, तो 115 mm, यानी कि सेंट्रॉइड से कितनी दूरी होगी 150 माइनस 115, दैट इज इक्वल टू 35 mm, ओके, एंड दिस इज 35 mm। सिमिलरली ये 162 mm आ रहा है क्वार्टर स्पैन पे, यानी कि ये जो है सेंट्रॉइड के नीचे जा रही है कितने अमाउंट से 162 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 12 mm। So this is how basically we draw the pressure line or thrust line in case of pre-stress beam, and analyze the pre-stressing beam with the help of force method. So this is all about the force method and where do we use it based on intuitions, and we will be discussing on the last method, that is load balancing method, in the upcoming videos, and numericals based on that also. So till that, stay tuned and stay safe. Thank you.